गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीलिम्स बूस्टर का हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं आज, जो कि है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारी कैबिनेट ने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम निकाली है जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए, ताकि वहाँ पर जॉब क्रिएशन की जा सके और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जा सके। तो अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए वहाँ पे। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी अगर कोई लगाना चाहता है तो उसको इंसेंटिव्स हैं। फिर अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है, एक तरह से इंडस्ट्री लगा रहा है, तो उसके लिए अलग से इंसेंटिव्स हैं। फिर जीएसटी में कुछ इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। ऑल दिस इज टारगेटेड टू क्रिएट, ऑल दीज आर meant टू क्रिएट जॉब्स फॉर द लोकल यूथ एंड प्रमोट इंडस्ट्री इन द रीजन। ठीक है, तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, देख लेते हैं। ठीक है, और ये इंडस्ट्री और सर्विस लेड डेवलपमेंट चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और ताकि जॉब क्रिएशन हो सके, फिर स्किल डेवलपमेंट की जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके उस एरिया की। तो उसके लिए स्कीम निकाली है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं, हम ये टॉपिक पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसमें ऐसा क्या टॉपिक में है। सबसे पहला तो डिफरेंस, आप में से कुछ जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होगा कि सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में क्या फ़र्क क्या होता है। तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है वो 100% जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फंड करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की ही मशीनरी जो होती है, मतलब जैसे जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़, वो ही इसको इम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है, तो क्योंकि सेंट्रल ही सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, उसमें हर चीज़ सेंटर की है, तो आप याद रखो कि इसमें ये जो स्कीम्स हैं वो मोस्टली यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर फॉर्मुलेट की जाती हैं स्कीम्स। ठीक है, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर बनाई जाती हैं स्कीम्स, और इसमें स्टेट्स को रिसोर्सेज ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखना। चाहे समझ लो किसी स्टेट, अब एग्जांपल ले लो, महाराष्ट्र का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर वहाँ पर कोई सेंट्रल सेक्टर स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है ग्राउंड लेवल पर, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का उसमें रोल नहीं होगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पैसा उसमें ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली अपनी मिनिस्ट्री और अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी है उसके थ्रू ही उस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही होगी। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें क्या होता है कि सेंटर और स्टेट जो है वो दोनों फंड्स को शेयर करते हैं। ठीक है, कि मतलब अगर 100 करोड़ रुपए की कोई स्कीम बनाई लगाई जा रही है किसी भी स्टेट में, या हर हर स्टेट में बेसिकली ये स्कीम होती है। मतलब जब सेंटर कोई स्कीम लेके आता है तो वो स्टेट सब्जेक्ट्स पर, जो सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं, जो स्टेट लिस्ट में हमारे सब्जेक्ट हैं, उस पर कोई स्कीम बना रहा है। ठीक है, फिर उसके अंदर जो जो उसकी फंडिंग है, जैसे आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कोई मैं, जैसे मनरेगा है। ठीक है, तो अगर उसकी वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो, अगर, तो उसमें ऐसा किया जाएगा कि 50% जो शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, और 50% जो शेयर है वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी इन केस ऑफ नॉर्मल स्टेट्स, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह जो हैं। ठीक है, और ये रेशियो 90 और 10 हो जाती है हिली स्टेट्स में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ठीक है, अब पहले ये कई बार शेयर होता था 70-30 या 75-25, ये अब नहीं होता है मोस्टली स्कीम्स में। अब 50-50 या फिर 90-10 होता है। 50-50 हमारा नॉर्मल स्टेट्स की जो होती हैं उनमें होता है, और ये 90-10 हमारा जो शेयर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 90% खर्चा उठाएगी और 10% खर्चा जो है वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। ये कौन से स्टेट्स के कंटेक्स्ट में होता है? जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं वहाँ पर, या फिर जो हमारी हिली स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल और उत्तराखंड। तो उन केसेस में ये रेशियो जो है वो 90-10 हो जाती है, और ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर ये स्कीम्स बनाई जाती हैं। बनाता इसको सेंटर है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है ये। इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी स्टेट गवर्नमेंट करती है, और इसके अंदर फंड ट्रांसफ़र जो है वो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, जो फंड सेंटर की तरफ से आता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस पता लग गया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक तरह से बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही बना रही है, खुद ही इंप्लीमेंट कर रही है, सब कुछ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो है वो इन पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट्स की जाती हैं। वो स्कीम्स जो है वो बनाएगी सेंटर ही। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को भी सेंटर ही बना रहा है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसका जो पूरा खर्चा है वो स्टेट्स के साथ शेयर किया जाता है। स्टेट्स को एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन में मदद मदद ली जाती है, स्टेट्स ही उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है, तो जो अभी जे के लिए स्कीम बनाई गई है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो उसका सारा खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही है। और वैसे भी
अगर कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी हो तो उसके अंदर अगर यूटी है, कोई यूनियन टेरिटरी है, तो उसका भी सारा खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उठाती है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की टेरिटरी होती है। तो अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं इस स्कीम के अंदर, बेसिकली वही जो आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेंगी। ब्लॉक लेवल ऑफ यूटी एंड जे में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जा सके, उस ये इसका एम है स्कीम का। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाई जा सके, जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं इसमें। और फिर एक तरह से जो हमारी जो जीएसटी का इसमें रीइंबर्समेंट या फिर रिफंड नहीं किया जा रहा, जीएसटी को मेजर से आपकी जो ग्रोथ को मेजर किया जाएगा, उसके बेसिस पर आपको फंड्स जो हैं या फिर इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखो कि ऐसा नहीं है उसमें कि जीएसटी जो आप पे कर रहे हो उसको रिफंड कर दिया जा रहा है या कुछ, ऐसा नहीं है। जीएसटी जो है वो सिर्फ एक, अगर कोई कंपनी ज़्यादा जीएसटी पे कर रही है या कोई इंडस्ट्री ज़्यादा जीएसटी पे कर रही है, तो एक तरह से उसकी वो एक वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मेजर करेगी कि उसकी जो है सेल्स बढ़ गई है, उसकी ग्रोथ बढ़ रही है इंडस्ट्री की, तो उसके हिसाब से उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अलग अलग तरह के दिए जाएंगे। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर कि क्या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए स्कीम का। फाइनेंशियल आउटफ्लो जो था वो पहले की स्कीम्स में कम होता था, इसमें ज़्यादा आउटफ्लो है। तो ये तो इसलिए एक बड़ी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जॉब क्रिएशन होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा उस एरिया का। और ऑलमोस्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 4.5 लाख लोगों को मिलेगी, और अनप्रेसिडेंटेड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी वहाँ पर उस एरिया में, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक तरह से 4.5 लाख लोगों की को मिलेगी। अब 25th अमेंडमेंट जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की, वो न्यूज़ में चल रही है। अभी आपने देखा होगा, अभी एक कुछ दिन टाइम पहले की बात है, जो अभी एक तरफ से रिसेंटली हुआ है, कुछ घंटों पहले की बात है रादर, कि यूएस की जो कांग्रेस है उसमें कुछ प्रोटेस्टर्स घुस गए थे, जो कि डिमांड कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ही उनके प्रेसिडेंट हैं और वो इस इलेक्शंस को नहीं मानते हैं। तो ये अलेज किया जा रहा है कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है, उनके सपोर्टर्स जो हैं उनको उकसाने का काम प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है। तो उनको हटाने की बात की जा रही है, या तो उनको कह रहे हैं कि उनको इम्पीच कर दो, या फिर 25th अमेंडमेंट उनके खिलाफ इन्वोक की जाए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 25th अमेंडमेंट है क्या। अब 25th अमेंडमेंट जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की है वो किस चीज़ से डील करती है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको 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 सक्सीड कैसे किया जाएगा, मतलब उनकी जगह पे कोई और कैसे आएगा, या फिर उनको रिप्लेस कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दें, डेथ हो जाए या रिमूवल हो जाए, तो एक तरह से वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो इस 25th अमेंडमेंट में एक तरह से प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ही एक ऐसा सेक्शन है, 4th सेक्शन है जो इसमें खासकर, जिसमें ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है अगर वो एबल ना हो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ निभाने के लिए, तो जो उनकी कैबिनेट है, और खासकर वाइस प्रेसिडेंट और उनकी कैबिनेट मिलकर ये डिसाइड करेंगे 25th अमेंडमेंट को इन्वोक करके, कि जो प्रेसिडेंट है, चाहे वो ये कह रहे हो कि मैं प्रेसिडेंट ठीक ठीक से बन रह सकता हूँ, आई एम एबल टू रन दिस कंट्री एज ए प्रेसिडेंट, बट अगर वाइस प्रेसिडेंट और उनकी कैबिनेट ये जॉइंटली जो है डिसाइड करें कि नहीं, जो प्रेसिडेंट हैं वो नहीं चला सकते हैं असल में, तो जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उनसे छीन ली जाएंगी, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इमीडिएटली जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बना लिए जाएंगे, ठीक है। तो यही 4th सेक्शन को इन्वोक करने की बात की जा रही है 25th अमेंडमेंट के, ताकि जो है प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है हटाकर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बन जाए, ठीक है। तो ये क्या पहले कभी हुआ है आज तक यूएस की हिस्ट्री में? नो, इट हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 4th सेक्शन ऑफ 25th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नेवर बीन इवोक्ड इन इट्स लाइफ टाइम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है न्यू अनुभव मंताप। अब ये न्यू अनुभव मंताप क्या है? ये बसव कल्याण है, एक एरिया, एक प्लेस है जहाँ पर 12th सेंचुरी पोएट या फिर फिलोसोफर जो थे हमारे भगवान बसवेश्वर जो हैं, उन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ वहाँ पर स्पेंड की थी, ठीक है। तो अब उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ये हमारे भगवान बसवेश्वर जी थे, ये 12th सेंचुरी के पोएट और फिलोसोफर थे, और ये लिंगायत सेक्ट जो कर्नाटका में एक तरह से प्रेजेंट है, उनके जो है फाउंडिंग सेंट हैं ये, ठीक है।
और ये लिंगायत सेक्ट जो है ये एक तरह से कर्नाटका और महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत प्रेवलेंट है। और हम इनके आइडियाज़ देख लेते हैं। जो हमारे बसावना थे, भगवान बसावना, उनके आइडियाज़ क्या थे? वेलफेयर फॉर ऑल। और ये उस टाइम पर 12th सेंचुरी में आप सोचो कि तब ये डेमोक्रेटिक सिस्टम और सोशलिस्टिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं 12th सेंचुरी में, जब किसी ने सोचा भी नहीं था उस चीज़ के बारे में। रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। वो जो टेम्पल में प्रीस्ट्स होते थे और जो टेम्पल में एक्सप्लॉयटेशन होती थी उस टाइम पर इन द नेम ऑफ गॉड एंड टेम्पल, उसके खिलाफ थे, कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। तो वो एक तरह से रिलीजियस रिफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं विद इन द कन्फाइंस ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, वो ऐसा नहीं कह रहे थे कि हिंदुइज्म से अलग होके हमको कुछ डिफरेंट रिलीजन बनाना है। नो, दे वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म बट दे वांटेड अ रिफॉर्म्ड हिंदुइज्म। ठीक है, जिसमें कास्ट का जो है वो बेसिस ना हो। तो एक कमेमोरेटिव कॉइन उनके नाम पर इशू किया गया था रिसेंटली। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में उनका एक स्टैचू जो है वो लंदन में रिवर थेम्स के में जो एक तरह से उसको अभी इनाग्रेट किया था। तो उनके हम आइडियाज़ देख लेते हैं। वो कहते हैं कि देयर इज़ ओनली वन गॉड। तो वो एक तरह से मोनोथीस्ट हैं, वो सिर्फ एक ही भगवान में विश्वास करते हैं जो कि शिवा हैं, शिवा में विश्वास करते हैं। और कंप्लीट सरेंडर टू गॉड इन डिवोशन। वो कहते हैं कि जो डिवोशन में तुम अपने आप को प्रॉपरली सरेंडर कर दो गॉड के लिए। और वो कहते हैं कि हर रिलीजन की जो रूट है वो कंपैशन है, वो दया भाव है। दया भाव इज़ द रूट ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो हम थोड़ा सा लिंगायत कम्युनिटी के बारे में भी देख लेते हैं। तो लिंगायत कम्युनिटी जो है वो एक तरह से उनके जो मेंबर्स हैं वो एक तरह से पर्सनल लिंग जो हैं वो अपने पास लेकर रखते हैं। वो लिंग है वो क्या है? फॉर्म ऑफ गॉड शिवा। ठीक है, और जो लिंगायत होते हैं वो स्ट्रिक्टली मोनोथीस्ट होते हैं, वो सिर्फ शिवा में विश्वास करते हैं। वो एक तरह से हिंदुइज्म में सब कास्ट का स्टेटस उनको मिल गया है लिंगायत्स को। और वीराशैवा लिंगायत्स उनको कहा जाता है। और वो शैवाइट्स लोग हैं, मतलब शिवा में विश्वास रखते हैं जो। ठीक है, तो अभी रिसेंटली डिमांड ये थी कि कर्नाटका में कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि लिंगायत्स को एक अलग सेपरेट रिलीजन बना दिया जाए। बट कर्नाटका गवर्नमेंट का अभी यही स्टैंस था और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही स्टैंस था कि जो भगवान बसवेश्वरा हैं उन्होंने भी यही कहा था कि दे want to remain a part of Hinduism, but of course they want to reform Hinduism out of the ills of caste system. So considering them as a separate according them a separate religious identity would not be appropriate, because जो इनके फिलोसफर हैं, जो इनके फाउंडर सेंट हैं, वो ही इसके फेवर में नहीं थे। तो इट इज़ नॉट राइट टू कंसिडर लिंगायत्स एज सेपरेट फ्रॉम हिंदुइज्म। ठीक है, तो इसलिए उनको सबकास्ट का एक स्टेटस दे दिया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ड्राफ्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। अब ये 5th साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी आई है हमारी, उसका ड्राफ्ट आया है बेसिकली। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया को टॉप 3 साइंटिफिक सुपर पावर्स में लेके आना इन द नेक्स्ट डेकेड, मतलब 2021 से 2030 के बीच में इंडिया जो है वो टॉप 3 साइंटिफिक सुपर पावर्स में आ जाए। तो ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव है इसका। उसके अंदर एक बहुत आजकल जो हमारे न्यूज़पेपर्स में भी डिस्कस हो रहा है बहुत ज़्यादा, और हमारे जो साइंस कम्युनिटी भी बहुत डिस्कस कर रही है, रादर वर्ल्ड कम्युनिटी इसके बारे में डिस्कस कर रही है। मैंने बहुत आर्टिकल्स देखे हैं जिसमें जो बात कर रहे हैं ओपन साइंस फ्रेमवर्क। अब ये ओपन साइंस फ्रेमवर्क क्या है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ये प्लान कर रही है कि जितने भी वर्ल्ड के मेजर साइंटिफिक जर्नल्स हैं, मतलब मैगजीन्स हैं या जो भी जर्नल्स हैं, उन सब का सब्सक्रिप्शन हर एक इंडियन को, सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी को नहीं, हर इंडियन को, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन को उसका ओपन एक्सेस दे दिया जाए, ताकि हर इंडिविजुअल, हर सिटीज़न जो इंडिया का है वो, अब इस आप स्केल देख रहे हो इसका, ये आज तक कभी नहीं हुआ है। आज तक हमारी हिस्ट्री में किसी भी कंट्री ने ऐसा नहीं किया है कि सारी जितनी मेजर साइंस जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, उन सब का एक्सेस अपने सिटीजन्स को दिया हो। ऐसा कभी आज तक किसी कंट्री ने नहीं किया है। तो इस पॉलिसी में ही वो सजेशन है, और गवर्नमेंट इज़ सच में ये सोच रही है, गवर्नमेंट इज़ एक्टिवली कंसिडरिंग दिस सजेशन एंड इट इज़ प्लानिंग
टू मूव अहेड विद दिस सजेशन, ताकि हर इंडियन को, हर प्राइवेट सेक्टर रिसर्चर को, स्टूडेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को ये अराउंड द वर्ल्ड जितने भी साइंटिफिक जर्नल्स हैं उन सब का एक्सेस दिया जाए। ठीक है, तो शुरू में तो इसका बहुत खर्चा होगा, अभी अब 1500 करोड़ रुपए पर साल पर एनम इसका खर्चा होगा, बट इसका इम्पैक्ट बहुत हाई होगा। ठीक है, अब सोचो कि अगर हर इंडिविजुअल को, हर सिटीज़न को, हर रिसर्चर को वर्ल्ड की जितनी भी टॉप की साइंस जो हमारी जर्नल्स हैं उसका एक्सेस मिल जाए, तो उससे एक तरह से हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी में भी कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर लाने में कितनी ज़्यादा हेल्प होगी। दूसरा, हमारी साइंटिफिक रिसर्च को कितना हेल्प मिलेगा जब हमारे पास एक्सेस होगा, फ्री में एक्सेस होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सारे के सारे मेजर जो जर्नल्स हैं, साइंटिफिक जर्नल्स हैं, जो साइंस से रिलेटेड मैगजीन्स हैं, उसका एक्सेस अपने स्टूडेंट्स को दे पाएँ। ठीक है, तो इस केस में तो गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि सारे सिटीजन्स को, मतलब 1.3 बिलियन पीपल, सबको ही एक तरह से साइंस जर्नल्स का एक्सेस देने की बात कर रही है। तो एक तरह से एक बहुत ही बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के प्लान कर रही है गवर्नमेंट, जिसमें हमारे इंटायर कंट्री के सारे सिटीजन्स को ये एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा हमारा जो प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर जितनी भी वर्ल्ड कम्युनिटी है वो बहुत प्रेज कर रही है कि अगर ऐसा सच में हो गया तो इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू बिल्ड सच अ बिग ई लाइब्रेरी। एंड इसका एक और हम नाम दे रहे हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसी एक हम इस प्रोसीजर का नाम दिया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, कि डेमोक्रेटाइज हो जाएगी साइंस जब सबके पास स्कॉलरली नॉलेज का एक्सेस आ जाएगा, और सिर्फ रिसर्चर्स के पास ही वो एक्सेस नहीं होगा, हर इंडिविजुअल के पास एक्सेस होगा। ठीक है, और ये फ्री एक्सेस होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, फ्री एक्सेस मिलेगा सबको जर्नल्स का। इंडियन और फॉरेन ओरिजिन की जो भी साइंटिफिक मेजर जर्नल्स हैं उन सब का एक्सेस जो है वो मिलेगा। उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जितनी भी बड़ी बड़ी मैगजीन्स हैं या जर्नल्स हैं, उन सब के साथ नेगोशिएट कर रही है कि वैसे तो अगर वो बिना नेगोशिएशन के देखें तो 1500 करोड़ रुपए पर एनम देने पड़ेंगे, बट हाँ, अगर क्योंकि इस लेवल पर 1.3 बिलियन लेवल पर अगर एक्सेस देना है, तो जो ये जर्नल्स हैं, ये मैगजीन्स हैं, ये भी कुछ प्राइस कम करेंगी अपना, क्योंकि उनको पता है कि इतनी बड़ी मार्केट है एक इंडिया, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी नेगोशिएशन, और जो ये प्राइस है ये थोड़ा आने वाले टाइम में कम हो जाएगा। इनिशियली द कॉस्ट दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड इज फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स इज 1500 करोड़ पर एनम। अब इस पॉलिसी में ही इंक्लूजन और इक्विटी की बात भी की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 30% रिप्रेजेंटेशन है वो विमेन को मिलेगी सिलेक्शन कमेटीज़ में या इवैल्यूएशन कमेटीज़ में, जो भी हमारे डिसीजन मेकिंग ग्रुप्स हैं, ताकि साइंस जो है उसमें जेंडर इक्विटी और इंक्लूजन आ सके। ठीक है, और एक डुअल रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई जाएगी कपल्स के लिए, और एक ऑफिस ऑफ इक्विटी एंड इंक्लूजन भी बनाया जा रहा है, ताकि जो है विमेन या फिर जो डिसेबल्ड पीपल हैं, या फिर जितने भी हमारे जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, उन सब की इंक्लूजन की जा सके साइंस में, और एक तरह से जन भागीदारी जो है वो साइंस में बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। तो एज टुडे इज आई मीन फ्राइडे, सो यू विल गेट एक्सेस टू आर वीकली कंपाइलेशन, वीकली करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन का भी एक्सेस आपको मिलेगा। तो आप आज अपने टेलीग्राम ग्रुप से वीकली जो हमारा करंट अफेयर्स है, जो लास्ट वीक का है, उसको डाउनलोड कर लेना। आप 8 जनवरी का भी अपना करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर लेना, MCQs भी कर लेना, और एडिटोरियल्स को भी पढ़ लेना। ठीक है, अब एडिटोरियल्स आपको ये बहुत अच्छे मिलेंगे। इसमें पहला एडिटोरियल जो है, बूस्टिंग इंडियाज़ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ये बहुत अच्छा आर्टिकल एक हिंदू में आया था, तो प्लीज़ रीड दिस। और ये रीथिंकिंग प्यूनिटिव मेजर्स ऑन सेक्सुअल वायलेंस, ये शक्ति बिल जो हमारा महाराष्ट्र का था, उसके ऊपर ये आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में। इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है, तो इसको भी आप रीड कर लेना। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।